नमस्कार। फ्राइडे, शुक्रवार का दिन और अ, कल का मामला थोड़ा ठंडा पड़ेगा, लेकिन वोलेटाइल आज भी मार्केट रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और उस ग्रुप विशेष में भी थोड़ी बहुत हलचल, थोड़ा बहुत गिरावट या थोड़ी बहुत रिकवरी डिपेंडिंग ऑन द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द कंपनी आएगी। तो पहले हम बात करते हैं एफआईज की। कल फिर एफआईज ने 5,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा, यानी कि अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन सारा नेट नटशेल में नेट उनकी ट्रांजैक्शंस पॉजिटिव आई हो। पूरा अक्टूबर गया, पूरा नवंबर, आज कितनी तारीख हो गई, 22 तारीख हो गई है। तो अभी तक कुछ ऐसा चेंज हुआ नहीं है। कल मैंने थोड़े से आंकड़े देखने की कोशिश की, थोड़ा डाटा चेक किया, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने बेचा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा बेचा है ऑयल एंड गैस, फाइनेंस में बेचा है और उसके बाद ऑटो में बेचा। इन तीन में ज़्यादा है, 10-10 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का है। बाकियों में थोड़ा थोड़ा कम है अगर हम पूरे अक्टूबर का निकालें तो। यही चीज़ नवंबर में भी कंटिन्यूड है। मेरे पास जो डाटा है वो सिर्फ 15 नवंबर तक है और 15 नवंबर तक वाले जो डाटा है उसमें कुछ खरीदारी भी की है। खरीदारी उन्होंने कहाँ की है? रियलिटी में की है, आईटी में की है और फार्मा में की है। यानी कि वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारा वो बेच के जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया है तो एग्जिट पोल के नतीजों ने अभी तो कोई हलचल मचाई नहीं है। और अगर हाँ, मुझे लगता है अगर फुल फ्लैज बीजेपी को अगर मेजोरिटी मिल गई और हमारे जो बीजेपी के सो कॉल्ड मुख्यमंत्री अगर फडणवीस बन गए तो शायद मार्केट में थोड़ा गति आ सकती है, निफ्टी बढ़ सकता है। अदरवाइज तो फिर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम आते हैं मेजर मेजर दुर्घटना जो कल हुई है। अडानी, कितना चिर परिचित नाम है, जिक्र होता ही रहता है, राजनीति में भी, बिजनेस कम्युनिटी में भी और इंटरनेशनल मार्केट में हो गया कल। तो ये थोड़ा सा गजब हो गया और उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अडानी एनर्जी के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए की घूस दी 2020 से लेके 2024 तक, यानी कि 4 सालों में रिश्वत दी गई है ये। और अडानी एनर्जी और उसकी एक सब्सिडरी है जियोर एनर्जी, जो यूएसए में है। तो ये मामला वहाँ से चला और मामला तूल पकड़ता गया और शेयर धड़ाम 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 करते करते सर्किट पे सर्किट चलते चले गए। और अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक टाइम पे मुझे याद आता है अडानी एंटरप्राइजेस 23% से ज़्यादा नीचे था, यानी कि 2160 या 2162 में मैंने ख़रीदा है, मुझे याद आता है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैंने जो किया या जो कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, डाटा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ। अडानी ग्रुप की कंपनियाँ आप जानते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, 9 या 10 हैं। 2 सीमेंट, 1 मीडिया, 3 और शायद 6 या 7 बाकी हैं। इनमें केवल 5 कंपनियों में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, यानी कि 5 कंपनियों का मार्केट कैप लगभग 90% के करीब है, जिसमें टाटा, सॉरी टाटा पे आ गया हूँ मैं, अ, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस और उसके बाद अडानी एनर्जी और अंबुजा सीमेंट। ये 5 हैं, जिनमें से जो इनका सबसे ज़्यादा दूध देती है, जो इनकी गाय, वो केवल 2 हैं, अडानी पावर और अडानी पोर्ट, जहाँ से 60% दूध आता है इन कंपनियों का। दूध का मतलब जहाँ से मुनाफा आता है, और बाकी तीनों में आता है या थोड़ा थोड़ा बाकियों में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस ग्रुप में 3 कंपनियां मेजर हैं। सबसे पहले अडानी पावर और अडानी पोर्ट, 60% तो इन्हीं का ही हो गया।
तो मेजर तो यही हुए, कहने का मतलब ये है। और कल दोनों में मैंने थोड़ी थोड़ी ख़रीदारी की है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे उस दिन बेच के, जिस दिन 300 के करीब निफ्टी बढ़ा था, तो कुछ इकट्ठा किया था। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चल रहा है सिलसिला, ये एक अब रूटीन मैटर है। कोई कंपनी, जो ये कंपनी है अडानी पावर या अडानी एंटरप्राइजेज या अडानी पोर्ट, इनके खिलाफ कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल मामला है। इनके लोगों ने रिश्वत दी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, क्या होगा वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन इससे कंपनियों का काम मुझे नहीं लगता कोई प्रभावित होगा। तो यही सोच के मुझे लगा बहुत बढ़िया दाम पे है, मैंने रिस्क लिया है। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हाईली रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर नहीं। तो ये मैंने रिस्क लिया है। तो कल मैंने अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पावर, तीनों को ख़रीदा है। तो ये फिर बोल रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मुझे फॉलो ना करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ये हुआ अडानी ग्रुप के ऊपर। और आज हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आज फिर हो सकती है। ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, जो होना था वो तो तूफान तो निकल गया है। अब तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत मिट्टी सेटल होनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। इसके बाद एनटीपीसी ग्रीन, आज आखिरी तारीख है, मैं तो नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा मुझे इससे तो बढ़िया एनवायरो जो दूसरा आज खुलने वाला है, इससे बढ़िया तो वही है, थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन तो मिलेगा। तो मैं एनटीपीसी ग्रीन में नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जो अगर यही मार्केट ट्रेंड रहा तो हो सकता है कि स्लाइटली उसी प्राइस पे खुले, या थोड़ा बहुत 2-4% नेगेटिव भी खुल सकता है, कोई ताज्जुब नहीं है। वैसे फुल्ली सब्सक्राइब तो ये हो ही जाएगा, कल ही हो गया था वैसे। पर रिटेल का क्वेश्चन, उसमें अलग अलग हम सिर्फ रिटेलर देखें तो वो अभी नहीं हुआ, शायद आज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं रिलायंस मैंने कल ख़रीदा 1215 पे शायद। अब बात ये पैदा होती है कि लोग कहेंगे, या आप लोग कहेंगे कि रिलायंस तो गिर रहा है। गिर रहा है। तो रिलायंस गिर क्यों रहा है? रिलायंस गिर रहा है सिर्फ दो कारणों से, जो मुझे लगता है। मैंने एक तो पहले आपको बताया था कि स्टार लिंक जो है, मस्क साहब का शायद उसके चांसेस हैं कि उसको परमिशन मिल जाए, और अगर स्टार लिंक आ गया तो जियो, रिलायंस जियो पे बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो एक घबराहट, बेचैनी शायद वो है, इसलिए लोग धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। दूसरा, अभी कल ही मैंने देखा, कल ही क्या, आज सुबह देखा यहाँ के हिसाब से, आज सुबह मैंने देखा कि पहली बार मैंने देखा, शायद पहले गिरे हो, मेरी नज़र में नहीं आया, 15 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर रिलायंस जियो के इस बार गिरे हैं। भारती के भी, एयरटेल के भी गिरे हैं, रिलायंस जियो के भी गिरे हैं। तो ये भी शायद चल रहा है, इसलिए रिलायंस थोड़ा सा कमज़ोरी दिखा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई ख़तरे की चीज़ है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लेता हूँ। मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैंने ये ख़रीदा, मैंने वो ख़रीदा। उससे आप ये अनुमान ना लगाएं कि मैं करोड़ों रुपए लेके बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं, उनमें से 2-2, 4-4, 5-5 करता हूँ। छोटे शेयर है तो 20, 30, 50 कर लेता हूँ। जैसे कल बैंक ऑफ इंडिया के मैंने 100 शेयर खरीदे 101 के भाव पे। मुझे लगा कि ये अच्छा विकल्प हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने वैसे भी पहले भी कई बार कहा है कि पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छी विकल्प हैं जो उपस्थित हैं। जैसे कल तो सारे ही गिरे हैं लगभग। स्टेट बैंक बहुत गिरा, गिर के उठ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत गिरा। वो इसलिए गिरे क्योंकि अडानी ग्रुप में इनका काफ़ी स्टेक है, लोन दिया हुआ है। 36.6% लोन सरकारी बैंकों का है, बाकी प्राइवेट बैंकों का है, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक आते हैं। तो वो उस वजह से उनका प्रभाव पड़ा कि पता नहीं रिकवरी होगी कि नहीं होगी। सब टेम्परेरी है, 2-4 दिन में सब वही जख्म भर जाएंगे और हम वही रूटीन शुरू कर देंगे। वैसे भी मैं कई बार कहता हूँ कि इंसान एक बड़ी कमीनी चीज़ है, जो बुरे से बुरा टाइम, बुरे से बुरा वक्त जल्दी भूल जाते हैं। शमशान भूमि से आते हैं, दाह संस्कार करके अपने प्रियजनों का, और 2-3 दिनों के बाद फिर वही सब कुछ भूल कर रूटीन में लग जाते हैं। तो ये जो कल का इंसिडेंट है, इसको भी हम आने वाले टाइम में भूल जाएंगे। आज ही असर कम हो जाएगा, और मंडे को जब खुलेगा तो हम लग जाएंगे कौन जीता, कौन हारा और क्या चल रहा है। तो इस तरह से दुनिया चलती रहती है। तो
इस तरीके से सरकारी बैंक गिरे जिसमें आपको मौके तलाशने चाहिए। जैसे कई बार मैंने कहा है कि जो मुझे अच्छे लगते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें, उसमें बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, और अभी तो कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपना स्टेक जो है 4 बैंकों में कम करने वाले हैं, और एक जीआईसी में, इंश्योरेंस कंपनी में भी कम करने वाले हैं। तो इनमें हलचल रहेगी, तो इन पे भी आप नज़र रख सकते हैं। और मैंने क्या किया, और मैंने थोड़ा सा श्रीराम फाइनेंस में ख़रीदा, शेफलर में ख़रीदा, और नज़र रखी थी मैंने नेटको पे और अल्केम लैब पे, लेकिन वो हारे थे तो मैंने उनको हाथ नहीं लगाया। तो इंतज़ार करूँगा, जब वो गिरेंगे तो उनको देखूँगा मैं। इसके अलावा एसबीआई लाइफ मैंने ख़रीदा, और अब मेरी नज़र एक और शेयर पे है जो प्रोटीन ईगो, बहुत कम लोग जानते हैं, शायद जिक्र नहीं होता है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भाई अपना स्टेक वो कम करना है इसमें। तो 1860 के करीब का भाव है आज की डेट में, 1550 पे इसका एक फ्लोट ला रहे हैं, डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 1550 रुपये पे आज तो खुलेगा ये नॉन रिटेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए खुलेगा मंडे को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्रोटीन ई गो में जा सकते हैं, अच्छी कंपनी है। मैं भी कोशिश करूँगा अगर पैसे हुए तो। इसके बाद ब्रिटानिया मैंने ख़रीदा। केम्स और सी8 पे अब मेरी नज़र है, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा गिरेंगे तो फिर मैं अपना स्टेक इनमें बढ़ाऊँगा। इसके अलावा कुछ और शेयर्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, शायद मैंने ज़्यादा नहीं, 5 खरीदे, मेरे पास पहले भी है। भाव गिरा हुआ था तो मैं एवरेजिंग कर रहा था। केपीआईटी और हैप्पीएस्ट माइंड भी अच्छे हैं जिनको देखा जा सकता है, उनमें निवेश की संभावनाएं तलाश की जा सकती हैं। रेलवे और डिफेंस से दूर रहें, रेलवे और डिफेंस से आप दूर रहें। अभी उनकी चर्बी कम नहीं हुई है, थोड़ा चर्बी कम हो जाने दीजिए। उसके बाद ही देखिएगा कि वो कहाँ कहाँ मौके बने हैं, कहाँ नहीं। भेड़ बकरी की तरह दौड़ मत लगाइए, वहीं पर पैसा लगाइए जहाँ पर आपको लगता है कि सेफ़ है, और इस वक्त सेफ़ सबसे ज़्यादा लार्ज कैप है। लार्ज कैप में लगाइए, थोड़ा ध्यान रखिए, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसको ऐसे ऐसे खबरों के जाल में फंस कर बर्बाद ना होने दें। मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर आपके पास अडानी के शेयर हैं, अडानी ग्रुप के शेयर आपके पास हैं, पैनिक में बेचे ना, एवरेज भी ना करें, बेचे ना, एवरेज भी ना करें। अगर आपके पास अडानी ग्रुप के शेयर हैं, उनको ऐसे ही रहने दीजिए, तूफान को गुजर जाने दीजिए। और बल्कि अगर आप मेरी तरह रिस्की हैं, जैसे अंबुजा सीमेंट मुझे लगता है काफ़ी गिरा है, और सीमेंट पे क्या फ़र्क पड़ना है, इन खबरों का कुछ नहीं पड़ना। तो अंबुजा सीमेंट पर भी मैं नज़र रखूँगा, क्योंकि एवरेजिंग डाउन हो जाएगी मेरी। देखूँगा आज कितने पैसे बचे हैं, कौन कौन सा आया था और कौन कौन सा नहीं आया मेरे लगाए हुए प्राइस में, तो उसके बाद देखूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज की मार्केट भी कुछ न कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के मौके तलाशने के लिए होगी। और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं या मोमेंटम चेज़ करने वाले हैं, तो अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ AB कैपिटल, ABFRL, GMR इंफ्रा, IRB इंफ्रा, सुजलॉन, जोमेटो। ये शेयर हैं जिन पे आप थोड़ा बहुत मोमेंटम चेज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं, पर डे टू डे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। महीना 2 महीना आप रखिए, जैसे ऊपर आते हैं बेच दीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर नीचे आ जाइए। हालांकि जोमेटो पे मैं बड़ा बुलिश हूँ आने वाले टाइम में। अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है, यानी कि प्रॉफिट इनडायरेक्टली बढ़ाया है। तो जोमेटो मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में, 3 साल में मुझे लगता है कि ये 400 को तो आराम से पार करेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। देखते हैं, स्विगी भी अभी नेगेटिव नहीं गया है, नेगेटिव मार्केट में। और चलिए फिर देखते हैं आज क्या होता है, और कल रिजल्ट कैसे आते हैं 23 तारीख को, और फिर सोमवार को फिर मिलेंगे। और मेरा प्रयास है कि वीकेंड पे मैं अपना थर्ड पार्ट जो SIP का है वो अपना शुरू करूं, कंटिन्यू रखूं उसको। लेकिन एक और निवेदन है, SIP अगर आपने शुरू कर रखी है, इस मार्केट के गिरने से ये बिल्कुल भी ना रोकें। SIP कंटिन्यू करते रहिए, चालू रखिए, बिल्कुल चालू रखिए, बिल्कुल ना रोकें। अगर आपके पास पैसा है तो हर गिरावट में लमसम डालने की कोशिश कीजिए ना, डालिए और भूल जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।